Hello everyone, I am back with the fourth lecture of the chapter, the third level from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that Charlie, the main character of the chapter, has reached the third level of the Grand Central Station. वो आखिरकार थर्ड लेवल तक पहुंच गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। और क्या होता है, ही फाइंड्स आउट समथिंग, वो उसको कुछ पता चलता है। व्हाट इज़ दैट? he found out that the third level is actually he has traveled back in time. जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है, when he reaches the third level, he finds out that he has traveled back in time. वो टाइम से पहले चला गया है टाइम में, यानी कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है। he was presently living in the 1900s, ठीक है, but he has traveled back in time and he has traveled back in 1894. वो 1894 में पहुंच गया है, where President Cleveland was ruling America और US, and currently present state में कौन थे प्रेसिडेंट? वहाँ के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे। और वो इतना पीछे चला गया है टाइम में, तो जो जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वो एक्चुअली उसको टाइम में पीछे लेकर चला गया है। सो ही हैज़ ट्रैवल्ड बैक इन टाइम, ही फाइंड्स आउट दैट। सो ही इज़ वेरी फैसिनेटेड, उसको बहुत अच्छा लगता है ये देख करके, एंड ही गेट्स एन आइडिया। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है कि क्यों ना वो अपनी वाइफ लुइजा के साथ कहीं पे वो एक टिकट ले और यूनाइटेड स्टेट्स में आउट ऑफ ऑल द सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स ही चूजेस गेल्सबर्ग टू एस्केप, क्योंकि वो देखा कि थर्ड लेवल है जहाँ पे लोग टाइम ट्रैवल करके समय से पीछे आ सकते हैं। तो वी ऑलरेडी नो और वी हैव ऑलरेडी सीन दैट हाउ मच ही इज़ डेस्परेट टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वो कितना डेस्परेट है दुनिया की इनसिक्योरिटीज़, फियर से दूर भागने के लिए, है ना। सो ही वॉन्ट्स कि वो अपने प्रेजेंट टाइम से कहीं और चला जाए। सो ही डिसाइड्स दैट ही विल buy 2 tickets for him and for his wife Louisa, and he will travel to Galesburg, Illinois. So in the last lecture I gave you the name of the place, and that was Galesburg, Illinois, and I asked something. My question was कि out of all the places why did he choose Galesburg, Illinois? कि वो सारे जगहों को छोड़ करके गेल्सबर्ग को ही क्यों चुनता है जाने के लिए, कहीं जाने के लिए, क्योंकि वो तो कहीं भी जा सकता था ना, लेकिन वो गेल्सबर्ग को ही चुनता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ 2 टिकट्स खरीदूँगा और 1894 में वापस चला जाऊँगा, और मैं कौन सी जगह जाऊँगा? गेल्सबर्ग, इलिनॉइस में जाऊँगा। नाउ हैव यू एवर बिन देयर? अब ये नैरेटर हम लोगों से बात कर रहे हैं और वो सवाल पूछते हैं कि हैव यू एवर बिन देयर? क्या आप और मैं कभी गेल्सबर्ग, इलिनॉइस गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट। अच्छा, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गेल्सबर्ग ही वो क्यों जाना चाहता था। सो द आंसर इज़ हियर, यहाँ यहीं पे हमारा आंसर है कि वहाँ वो एक बहुत ही वंडरफुल टाउन है, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहाँ पुराने स्टाइल के घर हैं, वुड के बने हुए, फ्रेम्ड हाउस होते हैं ना, जहाँ पे सारे घर एक जैसे दिखाई देते हैं, और वो फ्रेम्ड हाउसेस होते हैं, ठीक है। मतलब उनका स्ट्रक्चर ज़्यादातर हाउसेस का सेम होता है, इस तरीके से होगा, फिर नीचे एक फ्लोर होगा और इस तरीके से ऊपर चिमनीज़ होंगी, तो ऐसे इस तरीके के घर वहाँ पे हैं। ह्यूज लॉन्स, जिनके घर के आगे और पीछे बहुत बड़े बड़े स्पेसेस छूटे हुए हैं, लॉन्स है ना, बगान। देन एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, ठीक है। जो ये पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं, इतने बड़े बड़े हैं पेड़ पौधे कि उनके जो सर हैं, वो ब्रांचेस जो हैं वो जा कर के ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। उनके जो ब्रांचेस हैं वो इतने फैले हुए हैं कि वो इस तरीके से मिल जाते हैं ऊपर जा कर के, ओवरहेड जा कर के, और ओवरहेड में मिलने की वजह से ये क्या बन जाता है, एक
सुरंग के जैसा रास्ता बन जाता है, रूफ के जैसा, छत के जैसा रास्ता बन जाता है कि रोड के दोनों साइड ट्रीज़ लगे हुए हैं और दोनों के ब्रांचेस क्या है, एक जगह पे जा कर के मिल जा रहे हैं। तो वो क्या होता है, दूर तक अगर इसी तरीके के पेड़ नज़र आएंगे तो वो एक रूफ, छत के जैसा काम करते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कितना सुंदर होगा वो नज़ारा देखने में, ऑब्वियसली। And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns. The men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaves fan, with the fireflies around all around, in a peaceful world. देखो यहीं पे हम लोग का आंसर मिल गया कि सारी जगहों को छोड़ करके गेल्सबर्ग जाने का जो रीज़न था वो क्या था। एक तो इतना सुंदर सीनरी उसने डिस्क्राइब किया है कि वहाँ के घर इतने खूबसूरत हैं, वहाँ के जो पेड़ हैं, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया था कि डिस्ट्रक्शन की वजह से, वॉर्स की वजह से पेड़ पौधे सारे नष्ट हो गए थे, चारों तरफ बस बिल्डिंग्स दिखाई देते थे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था 20th सेंचुरी में कि चारों तरफ चीज़ें, पेड़ कट रहे थे, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, मास लैंड को क्लियर किया जा रहा था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसकी वजह से पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई देने लगे। और गेल्सबर्ग 1894 में जितना, जैसा कि उसको याद आता है, ऑथर को चार्ली को जैसा कि याद आता है कि 1894 में गेल्सबर्ग कैसा था, तो वहाँ पे जो चारों तरफ पेड़ पौधे थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे, वो उनके ब्रांचेस जो वो ओवरहेड जा कर के, यानी सर के ऊपर जा कर के एक दूसरे से मिल जाते थे और वो दूर तक उस तरीके की छत बनाते थे। तो ऑब्वियसली दिस इज़ कॉल्ड सीनिक ब्यूटी, है ना, ये देखने लायक नज़ारा है और क्या खूबसूरती है नेचर का, है ना। फिर वो कहता है कि 1894 में जो शामें होती थी वो आज से दुगनी होती थी, दुगनी लंबी होती थी। ये एक्चुअली ऐसे नहीं, समय के मतलब लिटरल काउंट करके टाइम के हिसाब से नहीं बोला जा रहा है, इसलिए शाम को लंबा बोला जा रहा है। जैसे 20th सेंचुरी में लोग जब ऑफिस से वापस आ रहे हैं तो जनरली सबके काम करने का टाइम होता है 9 to 5, 9 to 6, ठीक है। तो ऑफिस बंद कमरे में बैठे बैठे शाम कब गुजर जाती है पता नहीं चलता है। तो उसके बाद जो समय होता है 9 बजे तक, 10 बजे तक, जो 7 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक, 7 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक का टाइम होता है, लोग उसको शाम बुलाते हैं और फिर तो सोने का ही समय हो जाता है। तो देखा जाए तो 20th सेंचुरी में लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी दुनिया में, इतने ज़्यादा उलझ गए हैं अपनी दुनिया में और काम में, और रेगुलर बैक टू बैक वही काम दोहराते हुए किए जा रहे विद लूप में, है ना, बिना रुके। सुबह उठते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर अगले दिन उठ करके वही काम करना होता है। तो उनकी लाइफ में कुछ नया नहीं रह गया। तो शाम जैसी चीज़ उनकी ज़िंदगी में रही नहीं गई थी। शाम का मतलब क्या होता है, अपने बच्चों को ले करके जाना, कहीं पे ग्राउंड में खिलाना, पार्क में अपने घर वालों के साथ चाय की कप ले करके बैठ के बातें करना, घर की में पूरे दिन क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना, जैसा कि पहले हमारे नाना जी दादाजी के टाइम पे वो लोग किया करते थे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे इतना रश नहीं था, इतना कंपटीशन नहीं था, लोगों के पास जितना जो था लोग उतने में ही खुश थे, संतुष्ट थे। और अब बस ओवर टाइम कर लेते हैं, 2 काम और कर लेते हैं, 4 काम और कर लेते हैं, बॉस का प्रेशर है ना। और इस वजह से इंसान इतना उलझता जा रहा है कि उसको दिन रात दोपहर शाम कुछ पता नहीं चल रहा है। तो शाम अभी भी 4 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक की ही होती है ना, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है कि उस शाम को एंजॉय करें, उस शाम को बैठ करके शाम वाली फीलिंग ले, वो समय नहीं है। इसलिए यहाँ पे वो कहता है कि 1894 में जब ये गेल्सबर्ग में रहा करता होगा या जब इसने देखा होगा, उस समय लोग शाम का समय अपने घर वालों के साथ बैठकर बिताते थे, तो वो शाम कहलाती थी। अब तो शाम आती है और कब गुजर जाती है पता तक नहीं चलता है, क्योंकि लोगों के पास लोग वही सुबह वाला काम, दोपहर वाला काम शाम तक, रात तक करते रह जाते हैं ना। वो बोलता है कि चार्ली कहता है, एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, शाम होती है तो लोग अपने लॉन में, बगान में बैठते हैं। द मेन स्मोकिंग सिगार, जो वहाँ के आदमी हैं, जो मेन हैं, जेंट्स हैं, वो लोग सिगार स्मोक करते हैं, सिगार पीते हैं और अपने ही झुंड में, ग्रुप में बातें किया करते हैं क्वाइटली।
कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई किसी से कंपटीशन नहीं, कोई किसी से जेलस नहीं है, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई डिस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा है, बस लोग अच्छी बातें करते हैं शांति पीसफुली, ठीक है। द विमेन वेविंग पाम लीव्स फैन, और वहाँ जो औरतें थी उनके पास एक पंखा हुआ करता था पाम लीव्स का, जो आपने देखा होगा शायद, इस तरीके का पंखा होता है, वो खजूर के पत्तों से बना हुआ। इस तरीके का पंखा वो झेलते रहती थी, पंखा झलती रहती थी, ठीक है, नॉट झेल, पंखा झलते रहती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और वहाँ पे शाम में कौन आते थे? फायर फ्लाइज आते थे। फायर फ्लाइज कौन थे? जुगनू। फायर फ्लाइज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जब उड़ते हैं तो इनमें लाइट जलती है ना, तो इसलिए इनको फायर फ्लाइज बोला जाता है। तो खुद इमेजिन करके देखो कि वो नज़ारा कितना सुनहरा होगा कि लोग अपने गार्डन में, लॉन में बैठे हुए हैं चाय के कप के साथ, लोग बातें कर रहे हैं, औरतें पंखा झल रही हैं और जुगनू जगमगा रहे हैं चारों तरफ। तो कितना शांति, मतलब पूरे दिन की थकान ऐसे ही निकल जाएगी बस वहाँ बैठ जाने से, सुकून के साथ। तो इंसान को पूरे दिन थकने के बाद, मेहनत करने के बाद क्या चाहिए? सुकून चाहिए। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे चार्ली रह रहा है उस दुनिया में सुकून नहीं है। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि वो इस रियलिटी से भागना चाहता है, उस दुनिया से कहीं दूर चला जाना चाहता है जिस दुनिया में वो अभी रह रहा है, ठीक है। इसीलिए, और जो गेल्सबर्ग को उसने जिस तरीके से देखा है ना, वो एग्जैक्टली ये पिक्चर उसके दिमाग में है, और उसका उस अपने प्रेजेंट रियलिटी से इस दुनिया में जाने का मतलब एक ही है, क्योंकि वो शांति चाहता है, वो पीस चाहता है, वो क्वाइट साइलेंस चाहता है कि थोड़ी देर में सुकून से इस भाग दौड़ भरी दुनिया में नहीं रह करके, इस डिस्ट्रक्शन वाली दुनिया में ना रह करके मैं गेल्सबर्ग वाली दुनिया में चला जाऊँ जहाँ मैं शांति से बैठ सकूँ, जहाँ मैं शांति से अपने फैमिली के साथ वक्त बिता सकूँ, लोगों के साथ बैठूँ लॉन में, और उसकी वाइफ लुइज़ा बाकी औरतों के साथ बैठे, पाम लीव से पंखा जले और चारों तरफ जुगनू जगमगाते रहे। मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स में ये बात बताई है, बार बार बताई है कि नेचर बहुत बड़ा हीलर होता है। नेचर किसी भी चीज़ को हील कर सकता है, ठीक है, बस हम लोग को उसको यूज़ करना आना चाहिए। कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नेचर हील नहीं कर सकता है ना, बशर्ते उसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, मेंटल इलनेस, जैसा भी आज के डेट में मेंटल इलनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लोग डरते हैं कि कोई मुझे पागल ना बुलाने लगे। लेकिन यही इंसान अगर नेचर का सहारा ले तो नेचर इतना खूबसूरत है, कुछ नहीं, नेचर के साथ आप कभी बोर हो ही नहीं सकते हो। आप शाम का आधा घंटा का टाइम कोई ऐसी जगह पे जाकर के बिताओ जहाँ का सीन आपको बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। आपके पूरे दिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा, लेकिन आप रिफ़्रेश हो जाओगे, आपका माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा कि आप में वो ताकत, हिम्मत आ जाएगी कि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से ढूंढ पाओगे, ठीक है। ये ताकत देता है आपको नेचर, आपको हील कर देता है, आपकी थकान को ख़त्म कर देता है। इंसान ना थक जाता है, मेंटली थक जाता है कि नहीं अब मेरे से हो ही नहीं रहा है, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है, अब मैं नहीं झेल सकता, ठीक है। लेकिन वही इंसान अगर नेचर का सहारा लेता है, कई बार हम लोग हिल स्टेशन या कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ वादियाँ हो, वैलीज़ हो, घूमने के लिए, तो रिफ़्रेशमेंट होता है। उसके बाद आकर के ना आप साल भर काम कर सकते हो, ठीक है। फिर बीच में वेकेशन लो, फिर साल भर आकर के काम करो, 6 महीने काम करो। तो नेचर हम लोग को हील करता है, प्रिपेयर करता है, ताकत देता है ना, कि मैं वहाँ वापस जाऊँगा या जा सकता हूँ, मेरे में उतनी क्षमता आ गई है या मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। वो आपको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपके माइंड को इतना फ्रेश कर देगा कि आप अगली चुनौती के लिए रेडी हो जाते हो। इसीलिए नेचर बहुत बड़ा हीलर है, ठीक है। वो हम लोग को हील करता है, हमारे वुंड को, हमारे घाव को वो भरता है, ठीक है। नाउ, और चार्ली ने भी इतना डिस्ट्रक्शन, इतना मार, इतना खून खराबा, इतना डिस्ट्रक्शन, तहस नहस सब कुछ देख लिया है ना, कि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए वो उस दुनिया में जाना चाहता है जहाँ
नेचर जैसा भी कुछ है जहाँ पीस है। नेचर आपको पीस देता है और दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह है या ऐसे प्लेसेस या इंसान है जहाँ आपको पीस मिलेगा, है ना। ये पीस वर्ड सुनने में छोटा है लेकिन इसकी खोज में लोग कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते और क्या क्या नहीं करते हैं कि बस इंसान को शांति चाहिए। लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लाखों पैसे खर्च करते हैं, इलाज करवाते हैं कि बस हमको भैया शांति मिल जाए, है ना। इनफैक्ट इंसान की मृत्यु के बाद भी कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, उसमें भी लोग कितने पैसे खर्च करते हैं, काम क्रिया अच्छे से करवाते हैं, जो भी फाइनल रिचुअल्स होते हैं वो करवाया जाता है ना। तो ये पीस सुनने में बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत महंगी है, इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती है। नाउ to be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. और इतना बड़ा रीज़न उसने दे दिया कि भैया मैं अगर 1894 में गेल्सबर्ग में पहुंच जाता हूं तब तक मैं अपनी आधी ज़िंदगी बिता चुका हूँगा, क्योंकि अगर मैं 1894 में चला जाता हूँ अभी तो वर्ल्ड वॉर 1 को आने में 20 साल है और वर्ल्ड वॉर 2 को आने में 40 साल है, ठीक है। तो अभी वो 31 ईयर्स का है, 51 तक, मतलब उसके कहने का मतलब है कि उसकी ज़िंदगी तब तक आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होगी, उसको उससे ज़्यादा जीने का शौक़ नहीं, बस उसको शांति चाहिए, बस उसको पीस चाहिए। इसीलिए वो वर्ल्ड वॉर जो अभी जो देख चुका है वो उसको वो देखना ही नहीं चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि वो उस चीज़ को उन कॉन्सिक्वेंसेस को, उस खून खराबे और डिस्ट्रक्शन को वो वापस से याद करे और उसके वो दिमाग से वो छवि हट नहीं रही है जो रोज़ उसको परेशान करती है ना। मैंने आपको बताया था कि पैंडमिक से ज़्यादा ख़राब उसका आफ्टर इफ़ेक्ट होता है। कोई भी आपातकालीन स्थिति, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी अर्जेंसी, कोई भी एक्सीडेंट, कुछ भी हो जाए, उसका आफ्टर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो ज़्यादा पेनफुल होता है। वो आपको जल्दी उस दिन आप सपोज जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो जिस दिन ऐसा होता है ना उस दिन सब होते हैं आपके पास आसपास, तो उस दिन आपको उतना नहीं खलता है। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जब आप अकेले रह जाते हो ना, तब जा कर के आपको उस इंसान की कमी खलने लगती है। तब जा कर के आपको हर एक दिन, हर एक मोमेंट, हर एक मिनट बहुत भारी पड़ने लगता है, ठीक है। तब आपको रियलाइज़ होने लगता है कि वो स्पेस खाली हो गया है जो कि अब कभी भरेगा नहीं। और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ होगा तो ऑब्वियसली लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया होगा, सबकी मृत्यु देखी होगी, तो वो डेथ का जो डर है ना, जो पेन लोगों ने फील किया है, हो सकता है चार्ली ने भी उस पेन को फील किया है। ये चैप्टर में मेंशन नहीं है लेकिन उसका इफ़ेक्ट उस पर इतना ज़्यादा है, तभी तो वो रियलिटी को एस्केप करना चाहता है ना, भागना चाहता है, उस पेन को फील ही नहीं करना चाहता है, ठीक है। नाउ the clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets. अच्छा, तो चार्ली तो कहता है कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम अगर उस दुनिया में पहुंच जाते हैं तो, या 1894 में पहुंच जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर 1 आने को 20 साल है और वर्ल्ड वॉर 2 आने को 40 साल है। तो इससे अच्छा है कि मैं फटाफट अभी से अभी टिकट ले लूँ, 2 टिकट, और मैं यहाँ से निकलूँ जल्द से जल्द, है ना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये दोबारा, मुझे नहीं देखना, इसलिए मुझे 2 टिकट लेने हैं। तो वो 2 टिकट लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो टिकट लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे जो क्लर्क बैठा होता है, जो बाबू बैठा होता है, वो बताता है कि फिगर द फेयर, कि भाड़ा कितना होगा। फेयर मीन्स भाड़ा, FARE, ठीक है, कि वहाँ तक के जाने का किराया भाड़ा कितना होगा। He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare. वो देखता है कि अजीब सा दिखने वाला आदमी, क्योंकि वहाँ जो लोग थे सब तो एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और इसने क्या पहना था, गैबरडाइन सूट पहना हुआ था जो उस टाइम पे पॉपुलर नहीं था। तो ये उन लोगों में क्या दिख रहा था, अजूबा दिख रहा था। और इसने जो हैट पहना था उसमें बैंड भी लगा हुआ था, तो वो भी थोड़ा अजीब लग रहा था बाकी लोगों के कंपैरेटिव। तो अब जैसे अभी का ट्रेंड है रग जीन्स, फटा हुआ जीन्स। आज से कुछ साल पहले अगर आप टाइम ट्रैवल कर लो, आप अपने दादाजी के टाइम पे जब बेल बॉटम पैंट चला हुआ था तब आप जाओगे रग जीन्स पहन करके, तो लोग आपको पागल समझेंगे या आपको बेगर समझेंगे, भिखारी समझेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि वो समय का ट्रेंड नहीं है। आज
लोग रग जीन्स, फटी हुई जीन्स पहन करके उसको फैशन बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन यही उस टाइम पे अगर आप टाइम ट्रैवल करके चले गए पीछे टाइम में और अपने दादाजी के टाइम में जब बेल बॉटम चलता था तब वो पैंट पहने रहोगे तो लोग आपको मेंटल अजाइलम में या तो भेज देंगे या तो आपको पागल समझेंगे कि कहीं से पागल है ये, कहीं से भाग के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके साथ भी यही हो रहा था, क्योंकि वो जो क्लर्क बैठा था वहाँ बाकी सारे लोग सबका ड्रेसअप एक जैसा था, गेटअप, और वहाँ पे सिर्फ चार्ली था जिसका गेटअप थोड़ा अलग था। तो वो जो क्लर्क है वो उसको अच्छी तरीके से देखता है, ठीक है, और ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, और एक बार उसके बैंड को भी बहुत अच्छे से एक झलक में देखता है और बताता है कि कितना होगा उसका किराया वहाँ तक जाने का। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स 1 वे, और उस समय चार्ली के पास उतने पैसे थे लेकिन सिर्फ 1 वे के लिए थे, सिर्फ यहाँ से जाने के लिए, वापस आने के लिए पैसे अभी नहीं थे। अभी उसके पास इतने पैसे थे कि 2 टिकट वो ले सकता था और एक यहाँ से जा सकता था, वापस आने के लिए अभी पैसे नहीं थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जैसे ही वो पैसे निकालता है और वो पैसों को काउंट कर रहा होता है, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, वो क्लर्क जो है वो ऐसे ऊपर देखता है और घूरने लगता है चार्ली को। ही नॉडेड एट द बिल्स, और वो ऐसे ऐसे कर रहा है कि ये पैसे नहीं चलेंगे। नॉड का मतलब होता है सर हिलाना, ठीक है, वो सर हिला रहा है कि ये क्या कर रहे हो भाई, तुम हमको बेवकूफ़ समझ करके रखे हो। दैट एंट मनी मिस्टर, और वो कहता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में है वो पैसे नहीं है मिस्टर, क्या समझ करके रखे हो, बेवकूफ़ बनाने आए हो मुझे। ही सेड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार, और अगर तुम मुझे लूटने आए हो, स्किन मी, यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन मी का मतलब लूटना, अगर तुम मुझे लूटने आए हो तो ऐसा सोचना भी मत, तुम बच के बहुत दूर नहीं जा पाओगे। ये एक सिचुएशन क्यों आया? ये सिचुएशन इसलिए आया क्योंकि जो क्लर्क है वो 1894 का है और चार्ली जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम का है, तो उसके पास पैसे भी तो प्रेजेंट टाइम के होंगे। तो वो अपने पॉकेट से जो पैसे निकाल के गिन रहा है, जैसे हम लोग के सामने कोई बच्चा चूरन वाले नोट लेकर के आता है जो कि देखने में असली नोट जैसे ही लगते हैं लेकिन फिर भी डिफरेंस होता है, हम लोग पकड़ लेते हैं, है ना। तो वो देख करके कोई आपको कुछ खरीदने को बोलेगा तो आप थोड़ी बेवकूफ़ हो जो आप उस पैसे को ले लोगे या उसके बदले कुछ दे दोगे, नहीं। तो इसको यहाँ पे वैसे ही लग रहा था कि ये आदमी जो है वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, या ये तो यहाँ खड़ा होकर के कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र कर रहा है, या तो ये मुझे अब लूटेगा। तो क्लर्क को लगता है कि एक तो इसका गेटअप इस तरीके का है, ऊपर से इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो वो कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में वो पैसे नहीं है मिस्टर, और अगर तुम मुझे लूटने की कोशिश करने वाले हो, यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यू वोंट गेट वेरी फार, तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे, तुम कहाँ भागोगे, तुम बहुत ज़्यादा दूर भाग नहीं पाओगे मुझे लूट कर, तो ऐसा सोचना भी मत। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, क्योंकि और वो अपने साइड में एक ड्रॉर होता है जिसमें कैश होते हैं, कुछ पैसे होते हैं, तो वो उसकी तरफ देखता है, ठीक है, क्योंकि उसको क्लर्क को लग रहा था कि उसके ड्रॉर में बहुत सारे पैसे हैं टिकट वाले, तो चार्ली उसको लूटने की कोशिश करने वाला है ना, या उसको किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने वाला है, ठीक है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ अ डेज, और वो कहता है अब मुझे समझ में आया कि क्लर्क को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि मेरे हाथ में जो पैसे थे वो छोटे साइज़ के थे और उस समय जो पैसे चलते थे वो साइज़ में बड़े थे। जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन के पहले वाले जो नोट हैं 100 रुपये के, अगर आप वो देखोगे तो उसका साइज़ बहुत बड़ा है ना। इनफैक्ट अगर जिनको याद होगा कि 500 का जो नोट आता था वो भी बहुत बड़ा आता था, तो पहले के जो नोट के साइज़ होते थे वो बड़े बड़े होते थे, है ना। और अब जो साइज़ आते हैं, अभी 5 रुपये का भी सिक्का जो पहले होता था वो बड़ा होता था, थोड़ा मोटा होता था, है ना। तो करेंसी जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो जाता है, आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे करेंसी में बदलाव आते रहते हैं।
है ना। तो ऐसे ही उसके साथ भी हुआ, क्योंकि वो तो 19 सेंचुरीज़ में है, 20th सेंचुरीज़ में है अभी, और अभी जो करेंसी चल रही है वो काफ़ी छोटी है, और उस समय जो करेंसी चलती थी वो साइज़ में बड़ी होती थी। तो उसको ध्यान में आया कि अरे ये तो देखने में ही पैसे मेरे अलग हैं, तो ऑफकोर्स उसको तो डाउट होगा ही ना। I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. और वो कहता है मैं जल्दी से फटाक से मुड़ा और जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से मैं निकल गया, क्योंकि भैया जेल जेल होता है, चाहे वो 1894 का जेल हो या वो प्रेजेंट टाइम का जेल हो, जेल जेल होता है। क्योंकि अजूबा दिखने वाला इंसान, ठीक है, वो एक तो कोई पहचानता नहीं है उसको वहाँ पे। एक होता है ना कि हाँ आप ऐसी जगह पे हो, अगर आपको कोई गलती से मिस्टेकनली आपको समझ भी लेता है कि आप चोर हो, तो बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको पहचानते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छे घर का है। वहाँ तुमको कौन पहचान रहा है 1894 में, जहाँ तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जहाँ तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर क्लर्क उसके चार्ली के बारे में कंप्लेन कर भी देता, पुलिस कंप्लेन, तो चार्ली वहाँ से बच नहीं पाता। तो इसीलिए वो कहता है कि भाई यहाँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लेने में फ़ायदा है, क्योंकि जेल जेल होता है, चाहे वो 1894 का जेल हो या वो अभी 20th सेंचुरी जिसमें मैं रह रहा हूँ उस समय का जेल हो, ठीक है। क्योंकि उसके हिसाब से वो एक फ्रॉड था, जो नकली नोट लेकर के क्लर्क के हिसाब से चार्ली एक फ्रॉड था, जो नकली नोट लेकर के बाज़ार में घूम रहा था और लोगों से सामान खरीदने की कोशिश कर रहा था, और उससे टिकट खरीदने की कोशिश कर रहा था, या तो वो उसको लूटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पास ड्रॉर में कुछ कैश पड़े थे। तो ये तो था कि हमने ये देखा दैट चार्ली वांटेड टू एस्केप टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। क्यों जाना चाहता था वहाँ वो? बिकॉज इट वॉज अ वेरी पीसफुल प्लेस। वो एक बहुत ही सुकून वाली जगह थी, है ना, जहाँ सुकून था। एटलीस्ट 1894 में तो था। गेल्सबर्ग अभी भी एग्जिस्ट करता होगा यूएस में, ठीक है, लेकिन अभी वाला गेल्सबर्ग तो ऑब्वियसली जहाँ 20th सेंचुरी में जो बाकी सब जगहों का हाल है वही वहाँ का भी हाल होगा। ऐसा तो नहीं है कि अलग हाल होगा कुछ वहाँ का, है ना। इसीलिए अभी वाला जो गेल्सबर्ग है वो अगर प्रेजेंट टाइम में चार्ली को भागना होता तो भी तो वो गेल्सबर्ग जा सकता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गेल्सबर्ग का भी वही सिचुएशन हो चुका है जो उस जगह का है जहाँ चार्ली रह रहा है। तो वो प्रेजेंट टाइम में रहना ही नहीं चाहता, इसीलिए वो स्पेसिफाई करता है कि वो गेल्सबर्ग, इलिनॉइस जाना चाहता है, वो भी 1894 वाला, उसी समय वाला, वो 1894 वाला गेल्सबर्ग जाना चाहता है, क्योंकि उस समय ही वहाँ पे शांति थी, उसी समय वहाँ पे पीस था, उसी समय वहाँ पे सीनिक ब्यूटी था, सीनरी थी बहुत अच्छी। लोग सुकून से अपने घरों के बाहर लॉन्स में बैठते थे, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, आसपास के लोगों से मतलब रखते थे, साथ में बैठ के बातें करते थे, है ना, और रात में जुगनू जगमगाते थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था उसका गेल्सबर्ग जाने का। तो आपको यहाँ पे चार्ली का डेस्परेशन दिख रहा है, ठीक है, कि हेलुसिनेशन में भी वो हेलुसिनेट कर रहा है। तो हेलुसिनेशन में के स्टेट में भी वो कितना उसकी तलब क्या है, उसका डेस्परेशन क्या है, उसकी चाहत क्या है कि बस मुझे पीस चाहिए, इस दुनिया से डिस्ट्रक्शन ख़त्म करो, इस दुनिया से वॉर को ख़त्म करो, इस दुनिया से हेट्रेड को, नफ़रत को ख़त्म करो और शांति, बस शांति, अमन लेकर के आओ। तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है टाइम में बाहर अलग से ट्रैवल करना, या किसी पास्ट में चले जाना या फ्यूचर में चले जाना। दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये बस एक टर्म है ना, लेकिन ये लिटरली पॉसिबल नहीं है। तो वो हेलुसिनेट कर रहा है, वो भी, उसको भी पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में वो क्या करना चाहता है, वो इस प्रेजेंट वर्ल्ड को वैसा बनाना चाहता है जैसा कि गेल्सबर्ग है। इसीलिए वो उसको ऐसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं कि दुनिया वैसी ही होनी चाहिए, है ना, क्योंकि उसको भी पता है कि वो पास्ट में नहीं जा सकता है, और अभी वाली दुनिया को वैसा बनाना भी उसके लिए एक इम्पॉसिबल चीज़ है। तो इसीलिए वो अपना जो रीज़न है, अपना जो एस्केप है, अपना जो भागने का रास्ता है, वो अपने माइंड को इतना, उसके माइंड के जो वायर्स हैं उसको इस तरीके से उलझा लिया है कि वो हेलुसिनेट करने लगा है कि वो कहीं और जा चुका है, या वो कहीं और उसको रास्ता मिल गया है रियलिटी से भागने का, वहाँ पे
टाइम ट्रैवल करने का और अपनी मनपसंद की जगह पर जा कर के एक दुनिया बसाने का। ठीक है, तो दिस इज़ अ स्टेट ऑफ हेलुसिनेशन। अब we will see in the next lecture that what happens, is he able to reach Galesburg or is he able to buy tickets for Galesburg, does he succeed in his motive, वो अपने motive में succeed हो पाता है कि नहीं, या वो पहुंच पाता है कि नहीं, इन गेल्सबर्ग जा पाता है कि नहीं, एक नई दुनिया बसा पाता है कि नहीं, जिसका शायद आंसर हम लोगों को पता है। तो विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।